नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकांश एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं मित्रों आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था इतिहास का अर्थ क्या है, इतिहास की उपयोगिता क्या है, इतिहास लेखन परंपरा क्या है। उस वीडियो में बेटा एक क्लास छूट गई थी, इतिहास का अध्ययन कैसे किया जाता है। आज हम अपने इस वीडियो में इस बात को जानेंगे कि इतिहास का अध्ययन कैसे किया जाता है। इतिहास का अध्ययन करने के लिए इतिहास को विद्वानों द्वारा 3 भागों में विभक्त किया गया है ताकि सुचारू रूप से इतिहास को समझा जा सके, पढ़ा जा सके। आइए इतिहास का हम लोग विभाजन देखते हैं। इतिहास का विभाजन। एक प्रश्न भैया पूछता है इतिहास का विभाजन किस आधार पर किया गया है। हालांकि कुछ विद्वान जो है धर्म के आधार पर करते हैं, कुछ विद्वान धातु के आधार पर करते हैं, लेकिन जो सबसे प्रचलित विभाजन है वो लेखन के आधार पर है। तो यहाँ पर हम लोग बात पहले करेंगे लेखन के आधार पर, उसके बाद ये भी बात करेंगे कि धातु पे आधार पर विभाजन किसने और कैसे किया है, और धर्म के आधार पर विभाजन किसने और कैसे किया। सबसे पहले जो सबसे प्रचलित विभाजन है लेखन के आधार पर, उसकी चर्चा करते हैं। तो भैया लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर 3 भागों में, लेखन के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया गया है, विभक्त है। अब वो तीनों नाम क्या है। एक का नाम रखा गया है प्रागैतिहासिक काल। एक का नाम क्या है? प्रागैतिहासिक काल। दूसरे का नाम है भैया आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरे का नाम है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये लेखन के आधार पर इतिहास का विभाजन है। समझते हैं किस आधार पर। देखिएगा, प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल का मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जानता था। हम कह सकते हैं लेखन इस काल का मनुष्य नहीं जानता था, लिखना पढ़ना नहीं जानता था। जिस काल का मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जानता था उस इतिहास को प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल, जिस काल का मनुष्य लेखन परंपरा को जानता था, जिस काल का मनुष्य शायद पढ़ना जानता था। लेकिन बेटा इस काल के मनुष्यों ने जो लिखा है, जो इनकी लिखावट थी, आज तक, बात को समझिएगा, आज तक पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ा नहीं जा सका। इस काल के मनुष्यों ने जो भी कुछ लिखा आज तक पढ़, जैसे सिंधु सभ्यता की बात करें, सिंधु सभ्यता की जो लिपि है आज तक कोई नहीं पढ़ सका। ऐतिहासिक काल की बात करते हैं, जिस काल की लिखावट को आज हम समझ पा रहे हैं, जिस काल की लिखावट को आज हम समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, उस काल के इतिहास को ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। देखो बेटा, इतिहास को पढ़ने के लिए ना इन बेसिक को समझना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, कहाँ इसका टॉपिक कहाँ। टॉपिक को समझने के लिए उसको कैसे डिवाइड किया गया है ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी।
अब होता क्या है बेटा, प्रागैतिहासिक काल को भी बांटा गया है, आद्य ऐतिहासिक काल का भी विभाजन किया गया है, ऐतिहासिक काल का भी विभाजन किया गया है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, फिर आद्य को, फिर ऐतिहासिक। अब हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल। भैया प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभक्त किया गया है। एक का नाम है प्रापाषाण काल, एक का नाम है मध्यपाषाण काल, और एक का नाम है नवपाषाण काल, बेटा जब हम डिटेल में चर्चा करेंगे तो पूरा पाषाण काल की खोज किसने की थी, मध्य पाषाण काल की खोज किसने की थी, नवपाषाण काल की खोज किसने की थी, एक एक टॉपिक पर बहुत विधिवत चर्चा की जाएगी। आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रखना। इतिहास ऐसा पढ़ाया जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ बोरिंग सब्जेक्ट नहीं, इतिहास को बोरिंग करके नहीं पढ़ाऊंगा। पूरा पाषाण काल की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत कब से हुई है, विद्वानों में मतभेद है, इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं अज्ञात है। कुछ लोग कहते हैं कि शायद 40 लाख वर्ष पहले, कुछ लोग कहते हैं 60 लाख वर्ष पहले, अलग अलग विद्वानों में मतभेद है, लेकिन जो ज़्यादा प्रसिद्ध जो है 40 लाख वाला है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लगभग 40 लाख, लगभग 40 लाख से 10,000 ईसा अज्ञात कह लीजिए, चाहे 40 लाख वर्ष पूर्व कह लीजिए, 40 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक के इतिहास को पूरा पाषाण काल के नाम से जाना जाता था। अगर हम बात मध्य पाषाण काल की करें तो ये 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक, 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक के इतिहास को मध्य पाषाण काल के नाम से जाना जाता था। भैया 4,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व तक का जो इतिहास है उसे नवपाषाण काल के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 टॉपिक आप प्राग ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं। शायद मुझे लगता है कुछ बच्चों को एक समस्या होती होगी कि ईसा पूर्व किसे कहते हैं, तो हम थोड़ा सा इस बिंदु पर चर्चा करते हैं कि ईसा पूर्व है क्या, उसके बाद फिर हम आद्य इतिहास की बात करेंगे। ईसा पूर्व, अगर हम बात करें ईसा पूर्व की, तो जैसे बेटा आज हमारा 2025 है, आज 2025 है, क्या आज ही के दिन कैलेंडर बना? आज के दिन तो बना नहीं होगा। जिस दिन बना होगा कैलेंडर, शायद वो दिन 1-1-1 रहा होगा, 1 तारीख, पहला महीना, पहला सन, और दिन की बात करें तो दिन रविवार बताया गया, और ये वो दिन है
जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ। अब जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था उस दिन अगर कैलेंडर बनाया गया तो वहां से कैलेंडर जब बढ़ा तो आगे बढ़ते बढ़ते एक दो डॉट डॉट मान लीजिए 2025 तक पहुंच गया। क्या जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ उसी दिन पृथ्वी का भी जन्म हुआ? तो आप कहेंगे नहीं। ईसा मसीह के जन्म के पहले भी तो बहुत सारी चीजें हुई होंगी। ईसा मसीह के जन्म के पीछे की चीजों को हम कैसे पढ़ते हैं? ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म के आगे की चीजों को हम क्या कहते हैं? ईस्वी। ठीक है। अब बेटा एक अगर यहां से है तो देखिए 1 2 3 इधर आगे बढ़ेंगे, एक यहां है तो इधर से भी आप ऐसे ना 1 2 3 4 डॉट डॉट आगे बढ़ते जाएंगे। आप देख रहे हैं ना, जैसे ही हम समय, देखिए समय ऐसे चल रहा है भैया, समय कैसे चल रहा है? इस दिशा में चल रहा है ना। जब समय इस दिशा में चल रहा है तो देखिए 4 के बाद 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इधर देखिए 10,000 के बाद 4,000, 4,000 के बाद 2,500। तो यानी जब उल्टा चल रहे हैं तो ईसा पूर्व वाला हमेशा समय उल्टा चलता है और ईसवी वाला समय आपको लगता है, ठीक है, कि ये उल्टा चल रहा है। नहीं, उल्टा नहीं चल रहा है, सही चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं आद्य इतिहास। आद्य ऐतिहासिक आद्य ऐतिहासिक काल जिस समय का मनुष्य लिखना पढ़ना तो सीख लिया, लेकिन उसकी लिखावट को आज तक हम नहीं समझ पाए। इसको 2 भागों में बांटा गया है। ये कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में इसे विभक्त किया गया है। एक का नाम रखा गया है भैया सिंधु सभ्यता, एक का नाम क्या रखा गया है? सिंधु सभ्यता। इस सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, प्रथम नगरी क्रांति, सरस्वती सभ्यता, कांस्य सभ्यता जैसे कई नामों से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता की बात करें तो ये आपका 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक पढ़ा जाता है। हालांकि इस डेट को लेकर के विद्वानों में थोड़ा सा मतभेद है। कहीं कहीं आपको जो है 2350 ईसा पूर्व से 1500 मिलेगा, या हो सकता है कि 2500 से 1750 आपको मिल जाए। तो विद्वानों में अलग अलग बातें हैं। अब आपको जब ये चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे ये बात बताऊंगा कि किस विद्वान द्वारा 1750 माना गया है, किस विद्वान द्वारा 1500 माना गया है, किस विद्वान ने 2350 से इस सभ्यता की स्टार्टिंग मानते हैं। तो वहाँ पे परीक्षा में कभी कभार ये पूछ लेता है कि इस विद्वान के द्वारा सिंधु सभ्यता की डेट क्या है। जब हम टॉपिक पढ़ाएंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल का जो दूसरा टॉपिक है आपका वह है वैदिक सभ्यता। क्या है भैया? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को भैया 2 भागों में इसको विभक्त किया जाता है। इसको 2 भागों में आप पढ़ेंगे। इसके 2 पार्ट हैं। एक का नाम है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। दूसरे का नाम है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल भैया देखना आपका 1500 से स्टार्ट हो जाता है। 1500 ईसा पूर्व
से स्टार्ट हो जाता है, ये 1000 ईसा पूर्व तक रहता है। और ये वाला चैप्टर आपका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक आपका पढ़ा जाए। यानी हम कह सकते हैं कि वैदिक सभ्यता का अगर टाइम पीरियड देखा जाए 1500 से 600 ईसा पूर्व है। ठीक है, तो इस तरह से आद्य ऐतिहासिक काल को व्यक्त किया गया है। हमने प्रागैतिहासिक काल की बात कर ली, हमने विभाजन आद्य ऐतिहासिक काल का कर लिया। आइए अब हम विभाजन करते हैं ऐतिहासिक काल का। ऐतिहासिक काल को विद्वानों द्वारा कैसे विभक्त किया गया है, उसे कैसे पढ़ा जाता है, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। एक बार विभाजन को आसानी से समझिए तो फिर उसके स्टेप टू स्टेप आप जब इतिहास को पढ़ेंगे तो इतिहास आपको सरल लगने लगे। अगर विभाजन को आप नहीं समझ पाए हैं तो इतिहास को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐतिहासिक ऐतिहासिक काल से आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐतिहासिक काल में भी 3 पार्ट हैं। एक का नाम भैया रखा गया है प्राचीन इतिहास, दूसरे का नाम है मध्यकालीन इतिहास, और तीसरे का नाम है आधुनिक इतिहास। आधुनिक ऐतिहासिक काल को कितने भागों में विभाजित? 3। अब बात करते हैं प्राचीन इतिहास और देखते हैं प्राचीन इतिहास में कौन कौन सा टॉपिक्स आता है। प्राचीन इतिहास आपका जो शुरू होता है कहाँ से शुरू? पहला टॉपिक आप पढ़ेंगे महाजनपद काल। महाजनपद काल या इसी को कह सकते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व काल। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व काल कहिए चाहे महाजनपद काल कहिए। इसके बाद आप पढ़ेंगे गध साम्राज्य। गध साम्राज्य, मगध साम्राज्य के बाद आप पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बाद आप पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल के बाद आप पढ़ेंगे गुप्त काल। और गुप्त काल के बाद आपका अगला टॉपिक होगा हर्षवर्धन काल। गुप्तोत्तर काल भी आपका। प्राचीन इतिहास में देखिएगा भैया महाजनपद काल, महाजनपद काल के बाद मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य के बाद मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के बाद मौर्योत्तर काल, फिर उसके बाद आप गुप्त काल, फिर हर्षवर्धन। डेट को देखेंगे तो डेट थोड़ा बहुत डिस्प्यूट होगा, घबराइएगा नहीं। टॉपिक वाइज जब पढ़ते रहेंगे तो हम आपको क्लियर करते रहेंगे कि किस विद्वान द्वारा कौन सी डेट को सही माना गया है, तो थोड़ा बहुत है। अब यहाँ सभी विद्वानों की मैं डेट नहीं लिख सकता हूं। ये भैया आपका 600 ईसा पूर्व से लगभग लगभग की बात रहेगी बेटा हर जगह पे 300 ईसा पूर्व। देखिए बेटा मैं
फिर कह रहा हूं ये एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर जरूर देखने को मिलेगा। 300 ईसा पूर्व से लेकर के 184 ईसा पूर्व, 300 से 184 ईसा पूर्व तक आपका मौर्य काल रहेगा। 184 ईसा पूर्व से 319 ईसा और 319 ईसा पूर्व से ये आपका 550 ईसा, ठीक। और हर्षवर्धन काल देखा जाए तो भाई देखिए 647 है, यहाँ पे हम 600, इसलिए बड़ा डिस्प्यूट है। क्या समस्या कहाँ पे आ रही है इस पर हम लोग जरूर चर्चा करेंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। ये आपका जो है प्राचीन इतिहास का। अब आइए बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं और कैसे उसको हमें पढ़ना है। मध्यकालीन मध्यकालीन इतिहास को दो भागों में बांट करके पढ़ा जाएगा। पूर्व मध्यकाल उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। अब इसको हम लोग थोड़ा सा क्षेत्र वाइज पढ़ेंगे। जो इतिहास का विभाजन किया गया है वो क्षेत्र के हिसाब से कर दिया गया है। पूर्व मध्यकाल के अगर क्षेत्र की बात करें तो उत्तर की सत्ता किसी और के हाथ में देखने को मिल रही है। जो दक्कन का भारत है वहां पे सत्ता किसी और के हाथ में देखने को मिल रही है, और जो दक्षिण का भारत है वहां पे सत्ता किसी और को देखने को मिल रही है। यदि हम उत्तर भारत की बात करें तो यहां पर राजपूत वंश रहेगा। ठीक। और थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दीजिएगा, तो ये पूर्व मध्यकाल है, ये आपका 8वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक रहेगा। और ये 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक। तो पूर्व मध्यकाल जब हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले उत्तर पर ध्यान देंगे, और उत्तर में राजपूत जो वंश हैं, राजपूत वंशों के साथ साथ कुछ अन्य वंश को भी पढ़ना है कि राजपूत वंश के साथ शासन करेंगे। अगर हम दक्कन की बात करें तो यहां पर आप चालुक्य वंश पढ़ेंगे। दक्कन की बात करें तो आप कौन सा वंश पढ़ेंगे? चालुक्य वंश पढ़ेंगे, प्लस राष्ट्रकूट वंश पढ़ेंगे। चालुक्य वंश और राष्ट्रकूट वंश दक्कन में पढ़ेंगे। अगर हम दक्षिण की बात करें, चोल, फिर पांड्य, पल्लव। चोल वंश, चेर वंश, पांड्य वंश और पल्लव वंश को, ये हमारा पूर्व मध्यकाल हो जाएगा।
और अगर हम बात करें उत्तर मध्यकाल की, तो भैया उत्तर मध्यकाल पर ध्यान दीजिएगा। उत्तर मध्यकाल को भी हम लोग 3 भागों में विभक्त करेंगे, उत्तर, दक्कन और दक्षिण। उत्तर दक्कन, जैसे इसको भी 3 भागों में विभक्त किया गया था, उत्तर दक्कन दक्षिण, इसको भी 3 भागों में विभक्त करके पढ़ेंगे। यहां पे देखिए, उत्तर में देखिए दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत काल प्लस मुगल काल प्लस कुछ राजपूत, छोटे छोटे कई राजपूत वंश हैं भैया। अगर हम यहाँ दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर आप जो है विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, प्लस मराठा साम्राज्य। ध्यान देना बेटा, 13वीं से 18वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं, ठीक है, उत्तर मध्यकाल की बात कर रहा हूं, यूज मत हो ना। विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य और मराठा साम्राज्य। अगर हम 13वीं से 18वीं शताब्दी में दक्षिण की तरफ जाएं तो देखें कौन कौन सा वंश शासन कर रहा है। यहां पर देखिए फिर पांड्य आ जाएंगे, पांड्य वंश, और एक आप और लिख सकते हैं होयसल वंश। तो इस तरह से इतना जब आप पढ़ लेते हैं तब आपका मध्यकालीन इतिहास आपका समाप्त हो। ठीक, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार स्क्रीन ले सकते हैं। ठीक, अब बेटा आधुनिक इतिहास की बात करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास को देखा जाए तो कुछ इतिहासकार यूरोपीय कंपनियों के आगमन से इसकी शुरुआत मानते हैं और कुछ इतिहासकार मुगलों के पतन से इसकी शुरुआत मानते हैं। देखिए, मुगल साम्राज्य की शुरुआत 1526 पानीपत युद्ध के साथ हुई थी और खास 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद से शुरू, 3 मार्च 1707 से। हालांकि आप 1857 में देखेंगे कि मुगल बादशाह, जो मुगलों के अंतिम बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उनसे मुगल काल का अंत हुआ। वास्तविकता तो यही है कि औरंगजेब के मरने के बाद मुगल सत्ता को ठीक से किसी शासक द्वारा संभाला नहीं जा सकता, तो वहीं से अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ने लगा और आधुनिक भारत की शुरुआत। तो यहां पर एक टॉपिक रहेगा मुगल साम्राज्य का अंत, फिर उसके बाद अन्य छोटे छोटे जैसे सिख साम्राज्य हो गए, जाट साम्राज्य हो गया, अवध साम्राज्य हो गया, जो अन्य साम्राज्यों ने स्वयं को मुगलों से अलग कर लिया था, हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बाद बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार, किस प्रकार से बंगाल पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार किया। फिर भारत पर अंग्रेजों का आर्थिक प्रभाव, इसके बाद 1857 की क्रांति,
और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत की क्रांतिकारी गतिविधियां, साथ ही साथ भारत में जो किसान आंदोलन हुए हैं, भारत में जो जनजातीय आंदोलन हुए हैं, भारत में प्रेस को लेकर के, भारतीय प्रेस को लेकर के जो चीज़ें आई हैं, जो प्रेस मीडिया को प्रतिबंधित किया गया है, उससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा भारत में शिक्षा का विकास, और साथ ही साथ एक बड़ा प्यारा चैप्टर और आधुनिक भारत में आपको पढ़ना है, भारत का संवैधानिक विकास। जब हम इतना पढ़ लेंगे तब हमारा आधुनिक भारत कंप्लीट हो जाता है। हालांकि पुराने सिलेबस के अनुसार थोड़ा सा ध्यान देना, पुराने सिलेबस के अनुसार 1947 में ही आधुनिक भारत समाप्त हो जा रहा है, लेकिन जो हमारा नया सिलेबस आ रहा है वो 1990 तक का इतिहास जो है आधुनिक भारत तक ले रहा है। यानी स्वतंत्रता के बाद भारत का इतिहास कैसा रहा, 1990 तक सामान्य अध्ययन के रूप में इतिहास को, ठीक है। और इस तरह से हम पाषाण काल से लेकर के 1990 तक के इतिहास को अपनी इस एकांश एकेडमी प्लेटफॉर्म पर सारा वीडियो आपको चलाया जाएगा, और ये सारी कक्षाएं बिल्कुल और बिल्कुल आपके लिए निःशुल्क रहेंगी। जितना भारत के इतिहास, जो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, हमारा प्रयास रहेगा जो भी आपको डाटा दिया जाएगा उस सभी परीक्षाओं में आपके लिए उपयोग। आप इस प्रयास के लिए हमारा थोड़ा सा सहयोग भी करते रहेंगे। बेटा जो समस्या आए उसके लिए आप कमेंट करिएगा, आप जो भी अपनी समस्या बताएंगे हम उस समस्या के हिसाब से आपकी समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। हम बेहतर से बेहतर तरीके से आपको वो समझाने का प्रयास करेंगे। जब तक आप समस्या बताएंगे नहीं तब तक हम चीज़ों को दूर कैसे कर सकते हैं। इसलिए आशा करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम जो आपको क्लास देंगे उस क्लास से जो भी चीज़ें आपको प्रॉब्लम आएंगी वो ज़रूर आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे। और इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।